Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of December 2022. 24 दिसंबर के न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. First of all, I'm very sorry for making the analysis a bit late today because I was traveling and बिल्कुल आज पॉसिबल नहीं था कि मैं ट्रेन में बना पाऊँ. इतने शरारती बच्चे बैठे हुए थे आसपास कि they didn't give me the opportunity to make this video. So, anyways, I'm home now, so I will be making this video for you all. I hope you will be liking the videos as you have done in the past. Please do like it. आपका like बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत मोटिवेट करता है हम लोगों को, तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल नीशे. इकोलॉजिकल नीश के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ नीश कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरैक्शन बिटवीन अ स्पीशीज विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. दूसरा है, टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इन द सेम एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो लेट मी टेल यू द आंसर वन बाय वन. देखो, पहला लिखा है, अनीश कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरैक्शन बिटवीन स्पीशीज विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. तो यस, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैन भी लिखा है ना, तो हाँ इसको कर सकते हैं. क्योंकि नीश का मतलब क्या होता है, नीश का मतलब होता है कि क्या एक फिजिकल रेलिवेंस या फिजिकल क्या रेलिवेंस है किसी स्पीशीज का इन द इकोसिस्टम इन विच इट इज रिसाइडिंग. तो किस तरीके से वो अपने बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वही तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा. तो अनीश कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटरेक्शन. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश. वो गलत स्टेटमेंट है. दो स्पीशीज कभी भी सेम नीश ऑक्यूपाई नहीं करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट इज अ रॉन्ग इन स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. तो आंसर होगा 2 ओनली, क्योंकि 2 ही इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा था. दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एस्टिवेशन इज द टाइप ऑफ विंटर स्लीप performed by warm as well as cold blooded animals. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हाइबरनेशन इज अ टाइप ऑफ समर स्लीप परफॉर्म्ड बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली 2 ओनली बोथ है ना. दोनों ही गलत हैं. क्यों दोनों गलत हैं? क्योंकि एस्टिवेशन विंटर स्लीप नहीं होता है, वो समर स्लीप होता है. और हाइबरनेशन समर स्लीप नहीं होता है, वो विंटर स्लीप होता है. तो दैट इज द थिंग विच इज इनकरेक्ट. दोनों उल्टा लिखा हुआ है, एक्सचेंज किया हुआ है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. None of the statements are correct. तीसरा है, which of the following pairs of soil types and characteristics are correctly matched. इनमें से कौन से correctly matched हैं? ऑक्सीसोल्स लिखा है, these soils are very old and highly weathered. दूसरा लिखा है, एंटीसोल्स weakly developed soils with no horizon. हिस्टोसोल्स soils having weakly or quickly developed horizons. Inceptisols, these soils have a very high quantity of organic matter in the upper layer. तो देखो, इसमें पहला और दूसरा ऑक्सीसोल और एंटीसोल बिल्कुल सही है. ऑक्सीसोल सॉइल्स होते हैं जिनमें वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड सॉइल्स होती हैं. एंटीसोल्स वीकली डेवलप्ड सॉइल्स होते हैं जिसमें हॉरिजॉन डेवलपमेंट नहीं होता है. हिस्टोसोल्स और इंसेप्टिसोल्स गलत क्यों है? क्योंकि हिस्टोसोल्स एक्चुअली में नीचे वाला है और इंसेप्टिसोल्स ऊपर वाला है, मतलब कि दोनों एक्सचेंज कर दिया गया है. हिस्टोसोल्स ऐसी सॉइल होती हैं जिनमें हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है अपर लेयर में, और इंसेप्टिसोल ऐसी सॉइल होती है जिसमें वीकली और क्विकली डेवलप्ड हॉरिजॉन होता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये 3 सवाल आज के थे, आप सबको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में. पहली जो न्यूज है वो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को अबाउट प्रोजेक्ट लायन. एंड उसका एक डॉक्यूमेंट है, लायन एट 47 विजन फॉर द अमृतकाल. ठीक है ना. तो विजन फॉर द अमृतकाल क्यों कहा गया? इसको सिंपल सा रीजन है. आप सबको पता है कि 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं. ठीक है ना. अब इसी में क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट लॉयन जो है स्टार्ट किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट लॉयन. एंड इसमें बेसिकली एशियाटिक लॉयन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये आपका गिर गुजरात वाले रीजन में. एशियाटिक लॉयन को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये सारा इसका एम है. ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियस सी बात है, ये जो डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया उसका ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर लायन हैबिटेट फॉर मैनेजिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन. यानी कि जो एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको मैनेज करने के लिए उसके हैबिटेट को रिस्टोर करके रखना, ये पहला एम है. दूसरा इसका एम है बेसिकली टू स्केल अप द लाइवलीहुड जनरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. मतलब कि लाइवलीहुड जनरेशन एंड लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना. किस चीज़ में बढ़ाना? ऑब्वियस सी बात है, लायन कंजर्वेशन के एफर्ट्स को और ज़्यादा तेज करने के लिए बढ़ाना.
बढ़ाना, ठीक है ना। एंड तीसरा बेसिकली इसका एम है टू बिकम अ ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज ऑन बिग कैट्स डिसीज डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जो बिग कैट्स होते हैं इनके डिसीज के डायग्नोस्टिक्स और उनके ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ा हब बनने के लिए इंडिया तैयार है। प्रोजेक्ट लॉयन आपको बता दो कि गुजरात गवर्नमेंट और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मिलकर के स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट लॉयन, सेंट्रल जू अथॉरिटी अलॉन्ग विद द गुजरात गवर्नमेंट। एंड ये बेसिकली लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं फॉर एशियाटिक लॉयन, है ना। लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन मतलब कि एशियाटिक लॉयन आप सबको पता है कि गिर गुजरात जो है वन ऑफ द लास्ट हैबिटेट्स है फॉर द एशियाटिक लॉयन एंड ऑल, एंड उसी इकोलॉजी में इनको प्रोटेक्ट करना, लैंडस्केप बेस्ड प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए वो गिर गुजरात रीजन में प्रोवाइड की जाती है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है ट्यूलिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग। ट्यूलिप क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है इसका फुल फॉर्म? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। तो तीनों बॉडीज़ के नाम लिख लीजिए। ट्यूलिप प्रोग्राम यानी कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये तीनों ने मिलकर के स्टार्ट किया है। पर्पज़ है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स। एंड ये इंटर्नशिप किस सब्जेक्ट में दी जाएगी? फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, स्मार्ट सिटीज़ एंड इस तरीके के जो प्लानिंग वाले मिशन है, सिटी डेवलपमेंट के जो मिशन है, ठीक है ना। तो यानी कि जो ग्रेजुएट्स हैं और जो इंटर्नशिप करने के लिए जाते रहते हैं इधर उधर, तो उनको स्मार्ट सिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, इन सब के सब्जेक्ट्स में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब इससे दो गोल्स पूरे होंगे। एक तो जो ग्रेजुएट है उसको बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी इंटर्नशिप होगी, उसको सीखने को मिलेगा, उसका नॉलेज डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको इस नए टैलेंट की एनर्जी का, फ्रेश एनर्जी का यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो दोनों जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है वो दोनों सॉल्व होंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप जो है ट्यूलिप के अंदर मिलती है इंडियन सिटीजन्स को जो ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड दे कैन अप्लाई विद इन 18 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएटिंग। ग्रेजुएशन के 18 महीनों के भीतर आपको अप्लाई करना है फॉर द ट्यूलिप इंटर्नशिप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 मोर ईयर नाउ। एंड आप सबको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। अब सेंटर ने 2020 में क्या किया था, एक स्कीम अनाउंस की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप सबको पता है कि अप्रैल 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये जो थी ये दिसंबर 31, 2022 को बंद होने वाली थी। सेंटर ने लेकिन कहा है कि हमारे पास चूंकि एडिक्वेट स्टोरेज है फूड ग्रेन्स की और हम अपनी वेलफेयर स्कीम्स में काफ़ी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी कारण से इसको स्कीम को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो बेसिकली फूड ग्रेन्स है फैमिलीज़ को वो मिलते हैं, जो बेसिकली पे करते हैं 1 रुपीज़ पे करते हैं कोर्स सेरेल्स के लिए, 2 रुपीज़ में उनको गेहूँ मिल जाता है और 3 रुपये में उनको चावल मिल जाता है हर किलोग्राम का, है ना। पहले अभी तक क्या होता था कि अब उनको क्या होगा कि 35 किलो फूड ग्रेन्स दैट विल बी फ्री अ मंथ ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए पहले तो 35 किलोग्राम जो फूड ग्रेन है वो फ्री में रहेगा, एंड जो बाकी के हैं उनको 5 किलोग्राम फ्री ईच मंथ उनको दिया जाएगा टिल दिसंबर 2023। जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा आया था वो दिया है। वैसे एनएफएसए के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं वो गेहूं के 2 रुपये देते हैं और राइस के 3 रुपये देते हैं, पर जो अंत्योदय अन्न वाले हैं जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, बेनिफिशियरी फैमिलीज हैं, ऑब्वियसली बात है ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप और मैं लेने चले जाएं 35 किलो फ्री में तो हमको देने लगेंगे, दिस विल नॉट हैपन। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अगली न्यूज़ देखो इंपॉर्टेंट है, भारत बायोटेक नेजल कोविड वैक्सीन अवेलेबल एज बूस्टर। तो भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है इनकोवैक, याद रखिएगा इनकोवैक, ये लिखा हुआ ना इनकोवैक। तो नाउ दिस इज बेसिकली अ वैक्सीन बाय भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उसने इसको बनाई। ये नेजल वैक्सीन है, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, को डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एंड यूएस बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। इसको अप्रूव किया गया है इन नवंबर फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज फॉर दोज एज्ड 18 और ओल्डर, 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए है। नेशनल वैक्सीन है ये एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बोथ एज अ प्राइमरी डोज एंड एज अ हेट्रोलॉगस बूस्टर एज वेल। तो इसको प्राइमरी डोज के रूप में और हेट्रोलॉगस बूस्टर के रूप में, दोनों के रूप में अप्रूव किया गया है। तो याद रखिएगा इनकोवैक
and this nasal vaccine BBV154, it has received approval, and intranasal vaccine है, it is the world's first intranasal vaccine. ये recombinant replication deficient adenovirus vectored vaccine है, याद रखिएगा adenovirus का यूज़ किया गया है, and it is recombinant replication deficient adenovirus vectored vaccine. तो याद रखिएगा, that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that as well. ये चारों न्यूज़ आइटम्स आपको समझ में आ गए होंगे. एक और न्यूज़ है, रेगुलेटर प्रपोजेस फुल रिफंड फ्री ट्रेवल फॉर सीट डाउनग्रेड ऑन फ्लाइट्स. अब अभी कुछ केसेस देखने को आए जिसमें एयर इंडिया ने क्या किया, कस्टमर्स को बिना बताए उनके सीट डिग्रेड कर दिया, मतलब जो बिजनेस क्लास में उसको इकोनॉमी में कर दिया या प्रीमियम इकोनॉमी से इकोनॉमी में डिग्रेड कर दिया. तो अब डीजीसीए का ये कहना है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है उसका ये कहना है कि अगर इस तरीके का सीट डाउनग्रेड होता है बिना पैसेंजर को पता चले तो उसको इस केस में उसको फुल रिफंड यानी कि 100% आपको देना पड़ेगा. इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप सबने कभी एयरलाइन का अगर टिकट कैंसिल किया तो आपको पता होगा कि अगर मान लो आपने 4,000 का टिकट किया था, अगर आप उसको लास्ट मोमेंट में या एक दिन पहले 2 दिन पहले कैंसिल करने जाते तो आपके लगभग 3,035 रुपये कट जाते हैं, लास्ट के केवल 400-500 रुपये बचते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज़ अनदर थिंग जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था. सो नाउ डीजीसी ने ये भी रिकमेंड किया है कि हाँ, रिफंड भी फुल मिलना चाहिए, और टिकट अगर कैंसिल हो रही है कुछ टाइमलाइन ज़रूर उसके नियम हो, लेकिन हाँ पैसा नहीं कि 90% 95% आपने पैसा काट लिया. ठीक है ना. दीज आर द थिंग्स. डीजीसीए की अगर हम बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, और इसको स्टैट्यूटरी टैग दिया गया था अभी रिसेंटली हाल ही में आए एक अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत, यानी कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 जो आया था, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 आया था, उसके अंतर्गत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था. ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है एविएशन इंसिडेंट्स को. इट कैन मेंटेन ऑल रेगुलेशंस रिलेटेड टू एविएशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद द सिविल एविएशन अथॉरिटी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्लान कर रही है कि एक सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि डीजीसीए को रिप्लेस करेगी, है ना. एंड डीजीसीए के फंक्शंस अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन एयरक्राफ्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, लाइसेंसिंग ऑफ पायलट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर वर्दीनेस फॉर सिविल एयरक्राफ्ट, ये सब बहुत सारे काम है. एयर से रिलेटेड सारे जितने काम हैं वो रजिस्ट्रेशन से लेकर के स्टैंडर्ड सेट करना, सब डीजीसी के अंतर्गत आते हैं. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स. यू कैन मूव विद मी. यहाँ पे है पावर डिमांड फॉर रबी क्रॉप्स लीडिंग टू लोड शेडिंग इन राजस्थान. तो ये एक्चुअली मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया था, आपके लिए एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे. पूछ रहा हूँ रबी क्रॉप्स सारे एग्जाम्पल जितने आप जानते हैं वो आप बताइएगा, खरीफ क्रॉप्स जितने एग्जाम्पल आप जानते हैं वो बताइएगा, एंड जायद क्रॉप्स जो एग्जाम्पल आप जानते हैं बताइएगा. प्लीज़ डू टेल मी दिस, है ना. स्पेशली मैं कुछ बता दूं, जैसे मैं आपको बताना है कि मस्टर्ड या अरहर या तुअर ये सब कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये ज़रूर बताइएगा कि ये रबी है खरीफ है. तो दीज आर द क्वेश्चन विच यू विल आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. यहाँ पे है केरला फार्मर यूजेस यूएवीज इन हिज प्लांटेशन, शेयर्स हिज आइडिया विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल. तो यहाँ पे केरला के एक फार्मर हैं जिनका नाम है सीपी चंद्रशेखरन. याद रखिएगा, सीपी चंद्रशेखरन इज द नेम ऑफ द फार्मर. व्हाट ही हैज डन इज दैट ही हैज यूज्ड एन यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यूज़ किया है, या कह सकते हैं ड्रोन का यूज़ किया है फॉर यूजिंग इट एज अ पावरफुल टूल इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. कई बार वैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रोन्स का यूज़ कहाँ करेंगे. हम कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. केरला के वायनाड में इन्होंने करके दिखाया है ना. चाहे वो सीड प्लांटेशन के लिए हो, चाहे बहुत अलग अलग काम है जो कि ड्रोन्स के माध्यम से किए जा सकते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली अंडर ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर, है ना. गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स के ऊपर फोर्स कर रही है ना. इसके अलावा एरियल स्प्रेइंग भी इसका एक फंक्शन है ना. अगर आपसे कोई कभी पूछे कि और किस तरीके से आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो, तो एरियल स्प्रेइंग का यूज़ आप कर सकते हैं. ठीक है ना. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा. ठीक है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ड्रोन्स कैन ऑल्सो इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एट अ लो कॉस्ट. ठीक है ना. ड्रोन्स जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, है ना. और कई बार जैसे कि हमको सेलेक्टिवली कहीं पे कुछ करना है तो ड्रोन्स के माध्यम से किया जा सकता है. रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपको करना है तो प्रिसीजन के साथ आप
फार्मर्स जो है उसको कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। वोक्का लिगा लेजिस्लेटर्स ऑफ कर्नाटका वांट हाइक इन रिजर्वेशन फॉर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि एक वोक्कालिगा सेक्ट है जो कि लगभग 16% एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है कर्नाटका की। वोक्कालिगाज आर अ सेक्ट विच कंस्टिट्यूट नियरली 16% ऑफ द कर्नाटका पॉपुलेशन, बट उनको रिजर्वेशन जो एलोकेट किया गया है वो 4% रिजर्वेशन एलोकेट किया गया है। तो काफ़ी जो वोक्कालिगा लेजिस्लेटर्स हैं वो जा करके बार बार डिमांड कर रहे हैं कि 4% से बढ़ा करके इस रिजर्वेशन को 12% कर दिया जाए। द वोक्कालिगा कम्युनिटी इज रिक्वेस्टिंग फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फ्रॉम 4% to 12%। ठीक है ना, याद रखिएगा। दैट्स द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is a subsect of Lingayat community which is organizing this rally demanding increase in reservation, and it is a subsect of the Lingayat community। और देखो क्या है, कई बार हम कुछ लोग वोक्कालिगा और लिंगायत को बिल्कुल सेम मानते हैं। बिल्कुल सेम नहीं है, देखो बिल्कुल सेम नहीं है। लिंगायत आप सबको पता है कि लिंगायत मैंने कई बार पढ़ाया भी है आप लोगों को कि लिंगायत को जो बनाने वाले थे वो बसावा थे या बसावन्ना। 12th सेंचुरी में ये सेंट थे, 12th सेंचुरी के, एंड इन्होंने लिंगायत की शुरुआत की थी, लिंगायतिज्म की। लिंगायत का आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि रीबर्थ पे विश्वास नहीं रखते हैं, दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। एंड दूसरी चीज़ ये मानते हैं कि जैसे ही आपकी डेथ होती है तो यू गेट मर्ज विद द शिवा, है ना, शैवा या शैवाइट वर्शिप से रिलेटेड है। तो इनका ये मानना है कि जैसे ही आपकी डेथ होती है तो यू गेट मर्ज विद द शिवा, एंड इसलिए आपको रीबर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल 1 है एलिविएटिंग द स्कूर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। यहाँ पे ऑथर ने, देखो मैं सिंपल से टर्म्स में आपको बता सकता हूँ। इंडिया में जो हेल्थ केयर है, देखो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड डॉक्टर्स, ये हमारे यहाँ शॉर्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर शॉर्ट है। दूसरी चीज़, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या तालुका लेवल पे हैं, पंचायत लेवल पे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है ना। और जो आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी पुअर। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द मेडिकल फील्ड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कुछ ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन इज ऑल्सो वेरी लेस एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज। आप सबको पता है कि हेल्थ डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। बट फिर भी जो हम जीडीपी का जो परसेंटेज हम इन्वेस्ट करते हैं वो 1% के आसपास करते हैं, जो कि बहुत ही कम है। स्टिल दैट इज़ वेरी वेरी लेस। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम हम खर्चा करते हैं, हम नई चीज़ें खोजना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। तो ना हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा होता है, ना हमारे यहाँ फिर मेडिकल हेल्थ केयर में या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे खर्चा होता है। अब ऐसे में इनकी जगह कौन ले सकता है? इनकी जगह ले सकता है प्राइवेट। ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट के साथ दिक्कत ये कि मनी मेकिंग और वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन एम है। और अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो पुअर क्वालिटी की रहेंगी, है ना। तो दोनों चीज़ें, तो आप गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को देखना है कि देखो जहाँ जहाँ वो आ सकते हैं, वेयर एवर दे कैन टेक अ प्लेस, तो दे शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब इम्प्रूव करने में लगे। बट वेयर एवर देयर इज प्राइवेट इन्वॉल्व, तो वहाँ पे बस ये मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो कि वो अगर पब्लिक से पैसा कम ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा महंगे हॉस्पिटल नहीं है प्राइवेट, तो फिर वो अपनी क्वालिटी को गिरा दे। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे भी एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच द ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना या जो भी आप कर सकते हैं, जो भी इस तरीके का आप उनको योगदान दे सकते हैं, तो वह करने की जरूरत है। तो ये इसमें मेंशन किया गया है। हाउ शेक्सपियर एंटर्ड राजा जीज माइंड एंड स्टेट। तो यहाँ पे एक्चुअली आर्टिकल राजा जी और इनके ऊपर है। राजा जी किसको कहते थे ये आप देख लीजिए। सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता था। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसमें सी राजगोपालाचारी को ही राजा जी कहा जाता था। तो आई होप आप उसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे है CAG पुल्स अप DRDO फॉर डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फेलियर टू अचीव द की पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली DRDO को कैग ने अभी डांट लगाई है। ये कहा है कि भैया आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं किए। आपके 119 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 178 प्रोजेक्ट जो थे वो ओरिजिनल टाइम शेड्यूल से वो नहीं अडेयर किए। इसमें 49 केसेस ऐसे हैं जिसमें एडिशनल टाइम 100% से ज़्यादा का है ओरिजिनल टाइम का। ओवरऑल डिले 16% से 500% तक के बीच की थी।
है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। कई बार एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो था वो इतना ज़्यादा था, मल्टीपल टाइम्स आपने लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंप्लीशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि टफ थी या टफ टू गेट थी। इजीली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज में भी आपने मतलब प्रोजेक्ट्स को डिले किया। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट दिस कैग हैज़ आस्क्ड टू DRDO। एंड ऑब्वियस क्या था, देखो डिले बस इशू नहीं है, डिले होगा तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा अपने आप इंक्रीज होती जाएगी, जितना आप डिले करेंगे कॉस्ट उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो दैट कैग का काम है क्या है, ऑडिट करना इस तरीके की संस्थाओं का। कैग आप सबको पता है आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 149 के तहत है। कैग शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दोनों में ही मेंशन्ड है। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा भैया ऐसा है, इनमें से कौन सी बॉडी है जो शेड्यूल 2 में है, ओथ लेता है कि नहीं लेता, तो बिल्कुल लेता है, कैग ओथ भी लेता है। एंड कैग की सैलरी आपके शेड्यूल 2 में आई थिंक मेंशन्ड भी है। तो आई होप ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा कैग को जो सैलरी है और जो रिमूवल का है, आई थिंक वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जैसा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पे ही है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं अगर तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं लग रही है। एक चीज़ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपसे बने तो ठीक, नहीं तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। आपके लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे आंसर देने की कोशिश करेगा। फ़ोन टैपिंग के रिगार्डिंग इंडिया का लॉ क्या कहता है? फ़ोन टैपिंग के रिगार्डिंग इंडिया का लॉ क्या कहता है? अगर आपको जानना है इस सब्जेक्ट पे वीडियो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।